अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। वही हुआ जिसका खदशा था और वही रद्द अमल गया जिसका वादा था। भारतीय रफेल तैयारों का गुरूर पाकिस्तानी JF-17 थंडर और JC-100 तैयारों ने खाक में मिला दिया। भारत के हमले का जवाब पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारों और एक ड्रोन को गिराकर और LOC पर भारतीय चेकपोस्ट से फौजियों को सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर करने की शक्ल में दे दिया है। अब भारत ये लाख बहाने तराशे के उसके गिराए गए 3 राफेल तैयारों में तकनीकी खराबियां आ गई थीं, जिसके बायस उसको ये हजीमत उठाना पड़ी। मगर मौरख यही लिखेगा कि तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स की बरवक्त और शानदार कार्रवाई के नतीजे में जो है वो गिराए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बकौल पाकिस्तान के पास दुश्मन के मजीद 10 तैयारे गिराने की ऑप्शन भी मौजूद थी, मगर पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ काम लिया। इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा इख्तियार सौंप दिया है। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों को जिस अंदाज में मिसाइल हमलों का निशाना बनाया, उसने बुज़दिलाना हमले की एक नई प्लेबुक हमारे सामने खोलकर रख दी है। और अब सवाल यही है कि व्हाट्स नेक्स्ट? क्या हमले और जवाबी हमले का ये राउंड यहीं ख़त्म हो गया है या पिक्चर अभी मजीद बाकी है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऐवान में अपनी तकरीर के दौरान अपोजिशन को ये पेशकश कर दी है कि वो उनके चेंबर्स में आने को भी तैयार हैं और वो PTI समेत सबको ये कहते हैं कि PTI दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को अजीम बनाए। दूसरी जानिब PTI ने इस माहौल में यकजहती के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए एक बार फिर से इमरान खान की रिहाई के मुतालबे को दोहरा दिया है। पाक भारत कशीदगी अब मजीद क्या रुख इख्तियार कर सकती है और PTI क्या अब गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद लीग के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं फैसल चौधरी साहब के जिनके बारे में अब समझ नहीं आ रहा कि उनको वकील PTI कहा जाए या इमरान खान का वकील कहा जाए या फिर इमरान खान के साथ जेल में मुलाकातें करने वाला ख़ास शख्स कहा जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने आज जवाब दिया भारत को, और जाहिर है हमने वादा किया था कि हम उसी तरीके से आपको जवाब देंगे जो ज़बान आपको समझ में आती है और जैसा आप डिज़र्व करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप दोनों मेहमानों को इस चीज़ का पूरा प्लेटफॉर्म दूंगी कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से अपने फ़ौजी जवानों को मुखातिब करें और उनको जो आप इस भरपूर कारकर्दगी पर कहना चाहते हैं वो आप कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम तर अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, उसके अलावा जो पाक फ़िज़ाइया के या पाक बहरिया के जो जवान हैं जिन्होंने पूरी रात जो है नॉट ओनली जस्ट लास्ट नाइट लेकिन उसके अलावा वो हमेशा से हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखते हैं और उसकी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान मिलिट्री पहली वो मिलिट्री है जिसने तकरीबन मैं समझ लें कि 5th जनरेशन इस तरह का एयरक्राफ्ट जो है, क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा का जब वाक़या हुआ तो फिर मोदी ने कहा काश ये अगर होते हमारे पास रफ़ाएल, तो वो गुरूर भी टूट गया, वो गुरूर भी तो खाक में मिल गया। किधर से वो एक नहीं 3 रफ़ाएल तैयार है और एक मिग था, एक SU-30 था, फिर इजरायली जो ड्रोन थे वो। तो पाक फ़िज़ाइया ने और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान ने यकीन जाने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ उनका कि जिस तरह उन्होंने प्रिसिजन के साथ दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे तमाम तर मामला अपनी टेरिटरी में रहते हुए, और क्योंकि भारत ने तो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन किया, एक एक्ट ऑफ वॉर किया पाकिस्तान के निहत्थे सिविलियंस के खिलाफ, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ, बूढ़ों के खिलाफ, और सिविलियन उनके टारगेट से पता नहीं कहाँ से बना के ले आए हैं कि वो टेररिस्ट हाइड आउट्स थे। हालांकि वो तमाम तर वाक़या जो है वो पूरी सहाफ़ी बरादरी ने जाके देखा, कल भी और आज भी जाना था, लेकिन भारत को न्यूज़ एजेंसीज ने कहा सारे ना कुछ नहीं चबाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो सर। सबसे पहले तो मैं आपको भी सवाल पूछने से पहले ये मौका दूंगी कि आप भी पाक अफवाज के जवानों को मुखातिब करके जो आपके दिल के सेंटिमेंट्स हैं, जितने आप प्राउड फील कर रहे हैं, वो सारा हमें भी बताएं, कौम को भी बताएं और उन तक भी पहुँचाएँ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं जो इंडिया का कोवर्ड अटैक है उसकी भरपूर मजम्मत करते हुए हमारे 26 शहदा हैं और ख़ास कर मैं 7 साल के ज़रार को, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के साहबजादे हैं जिन्होंने कल शहादत एम्ब्रेस की है, और जो बच्चे हैं उनकी शहादत के ऊपर दिल बहुत गमगीन भी है। लेकिन
उनके वालिदैन को जहाँ पे उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा पाकिस्तान उनकी शहादत पे फ़ख्र करता है। हमारे बच्चों ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारे निहत्ते शहरियों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। जिस तरह से हमने हमारे फ़ौजी जवानों ने, हमारे पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने जिस तरह से वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है, और इसमें मैं ये भी बिल्कुल ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि कल एक जो टेक सुपेरियरिटी का मुकाबला था, वो भी कल चाइना में जो है हमारा दरीना दोस्त भी है, उसकी भी कल फतेह हुई है कि पाकिस्तान के जवानों का पाकिस्तान फ़ौज का जज्बा और जो टेक्नोलॉजिकल सुपेरियरिटी सीन है उन मिसाइल्स की, क्योंकि जो राफेल्स को और ये दूसरे तैयारे गिराए गए हैं, इनको वो चाइनीज़ हमारे मिसाइल्स जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं उन्होंने जाके हिट किया है, और जिस कामयाबी के साथ हिट किया वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारी फोर्सेस। और इसमें भी हम बिल्कुल एक जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं, और इसमें कोई हमारे जो अपने बाहमी इख्तिलाफात हैं वो बिल्कुल इसमें हम लाए हैं ना हम लाएंगे, क्योंकि जब बात पाकिस्तान की आती है तो हर चीज़ जो है वो पीछे चली जाती है, और हम अपनी जो मुल्की यकजहती है, जो मिली यकजहती है, इसमें हम सब इकट्ठे हैं, और हमने दुश्मन को जवाब जो दिया है उस पर हमें अपनी फौजियों पे, अपनी अवाम पे, अपने शहदा पे फ़ख्र है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, क्विकली ये भी बताइए कि हम भारत ने जिस तरीके से हमले किए हैं पाकिस्तान के नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर, या जो निहत्ते शहरियों को मारने का सारा मामला उन्होंने किया है, और मुरीद के, और बेसिकली वो शहर हैं जो कि डाउनटाउन एरियाज के कंसिडर होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं, इनको टारगेट करके उन्होंने किन बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाबी हक हमें कितनी स्पेस देता है? देखिए, हमारे पास जो आर्टिकल 51 है और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल लॉज के तहत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पूरा इख्तियार है, हक है हमारा कि हम रिटेलिएट करें, हम जवाब दें, क्योंकि हमने एस्केलेट नहीं किया है, हम कोई हमला आवर नहीं है। हिंदुस्तान ने पहले इंडस वाटर ट्रीटी पे बैनुल-अक़वामी क़वानीन को सबोटाज किया है, उसकी वायलेशन की है। उसके बाद कल पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको वायलेट करके जो है उन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया, और फिर एडमिट किया, फिर उसमें उनकी तरफ से एक ऐलान इशू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान प्रेस रिलीज उन्होंने कर दी किया है। तो वी हैव ऑल द राइट अंडर द इंटरनेशनल लॉज, वी हैव ऑल द राइट टू एक्सरसाइज आवर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और हम टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए आज आपने जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से बयान सुना कि हम वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे, और हमारा पूरा हम हक महफूज रखते हैं कि जो आपने हमारे ऊपर एस्केलेशन की है हम उसका जवाब, भरपूर जवाब दें। और मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल जवाब देना चाहिए। उन 26 और 27 जो शहदा हैं उनका कर्ज है, उनके खून का कर्ज है हमारी कौम पे, और वो इंशाअल्लाह हम कौम बिल्कुल चुकाएगी। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, मेरे साथ ही रहिए, मुझे बैरिस्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दीजिए। बैरिस्टर साहब, अब आपकी वजारत क्या सोच रही है? क्या पाकिस्तान और आपकी वजारत की भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जियों पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाने का कुछ प्लान है? देखिए शिफा साहब, यहाँ पे खाली ICJ नहीं, लेकिन UN में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का ऑलरेडी आपने देखा कि हमारी जो इन कैमरा एक मीटिंग हुई इस तमाम तर मामले के हवाले से, और फिर वहाँ पे डिस्कशन हुई, वहाँ से फिर जो उसकी स्टेटमेंट थी वो आपकी भी नज़र से गुजरी होगी। तो ये इक़दाम जो भारत ने उठाया, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड अ फ्लैग्रेंट वायलेशन of all the international treaties, of all the international law and the norms associated with the international law। तो मैं ये समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन, जिस तरह आपने जिक्र किया आर्टिकल 51 जो UN चार्टर के अंदर है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, जिस तरह इवन फैसल साहब ने भी जिक्र किया, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ऑफ कोर्स हमें अपने जो दिफा का हक है बैनुल-अक़वामी क़वानीन के नीचे वो बिल्कुल हासिल है। और जो हमने रात को किया वो सिर्फ एक रिटेलिएशन थी टू द एक्सटेंट ऑफ जो हमारे पे भारत ने हमला करने की कोशिश की और हमला किया सिविलियंस के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर। तमाम तर मामला आपके सामने है, वेरियस पॉइंट्स इन आज़ाद कश्मीर भी और पाकिस्तान के अंदर भी।
तो ज़ाहिरी बात है कि उस वक्त तो हमने उस सिचुएशन का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बैनुल अक़वामी कवानीन के नीचे और आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया है उसको अगर आप एक नहीं बार बार भी पढ़ें तो हमने ऐसे ही ऑथराइज़ नहीं कर दिया आर्म फोर्सेस को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और किसी वजह से ही ऑथराइज़ किया है कि वो मोस्ट सूटेबल डिसीजन लें इस हवाले से। और ज़ाहिरी बात है कि जब स्पोक्स पर्सन ने बात कह दी, DG ISPR साहब ने कह दिया वी विल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड अ प्लेस ऑफ आवर चूजिंग एंड विद अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स, तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें कोई अभाम नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल जवाब उनको मिलेगा। कल रात भी जवाब उनको मिला है, जो 3 रफ़ाएल की बात हो रही है, दीगर उनकी बात हो रही है, और अभी भी एज वी रिकॉर्डिंग दिस शो आपके सामने है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने ये जंग तो छेड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ है इस तमाम तर जो पाकिस्तान ने इक़दाम उठाए हैं तो भारत को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। क्लोज टू $1 बिलियन इन डिफेंस जो आर्टिलरी है या जहाज़ थे या दीगर चीज़ें थी, तो उसमें क्लोज टू $1 बिलियन उनको नुकसान एक तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनको इस तमाम तर वाक़े के बाद जो उन्होंने यहाँ पे निहत्ते लोगों पे, सिविलियंस के ऊपर जो उन्होंने इक़दाम उठाए हैं, उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, तो भारत को उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा है इस तमाम तर हवाले से। तो उनका देखना चाहिए, बिल्कुल ये तो बैनुल अक़वामी जरीदे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जवाब तो होगा एट अ टाइम एंड अ प्लेस ऑफ आवर चूजिंग एंड वी फुली रिजर्व दैट राइट टू रिस्पॉन्ड एज पर आवर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, अब थोड़ा सा सियासी पहलू भी इसका ज़रा हम टटोलने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तावन मांग रहे हैं PTI से, और PTI मुतालबे में उनसे इमरान खान की रिहाई मांग रही है, तो क्या अब ये एक ग्रिडलॉक बन गया है हुकूमत और PTI के दरमियान? देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो तो अदालतों के जरिए होनी है, और जो मुकदमात हैं, और ना ही इमरान खान साहब ने अपने लिए कोई बात मांगी है, लेकिन बहसीत पार्टी, ज़ाहिर है पूरी पार्टी लीडरशिप का या कारकुनान का एक बहुत ये एक मुतालबा है, क्योंकि हम समझते हैं और आप भी जानते हैं कि ये जो केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ वो सियासी केसेस हैं, उनमें किसी किस्म का कोई जो है वो कानूनी बेसिस नहीं। तो हम समझते हैं कि इस वक्त अगर मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है तो इमरान खान साहब की आवाज़, आपने देखा कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा लाउड पॉलिटिकल वॉइस है, और सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट जो पाकिस्तानी कौम जिस आवाज़ को जो आवाज़ करती है वो इमरान खान साहब की आवाज़ है। तो इस मौके के ऊपर अगर आप गवर्नमेंट जो है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो एक मुल्क में सियासी कंसेंसस जो है वो डेवलप करने के लिए अपने एक बड़ा कदम उठाए, बड़ा दिल करे, तो उससे मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। बाकी चीज़ें, क्योंकि एक मौका है जिसमें नेशनल यूनिटी की भी ज़रूरत होती है, जब अग्रेशन हो रही होती है मुल्क के ख़िलाफ़, तो नेचुरली सब लोग जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स जो है वो भूलनी चाहिए। अगर आप PTI से ये तवक्को करते हैं, और PTI ने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, इमरान खान साहब ने ट्वीट करके दिया है, हमारी पार्टी के ऑफिशियल्स ने जो है वो भी ट्वीट किया। गौर खान की स्पीच आपने सुनी तो बहुत पॉजिटिव स्पीच थी। ये मुतालबा हमारा इमरान खान साहब के बारे में है, दूसरे सियासी कैदी हैं उनके बारे में है, जो हमारे कारकुनान हैं उनके बारे में है। हम चाहते हैं कि उनको आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, और अदालतों से पे जो दबाव है और प्रोसिक्यूशन पे और इन्वेस्टिगेशन इदारों पे वो जो इन्वेस्टिगेट उनके ऊपर से वो दबाव हटाया जाए, ताकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ड्यू प्रोसेस पे ट्रायल वो हमें मिलना है। ठीक है फैसल साहब, ठीक है। मुझे बैरिस्टर साहब की तरफ जाने दीजिए। बैरिस्टर साहब, अब पैरोल पर इमरान खान की रिहाई क्या मतलब है ये ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए? इज इट एन ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट और इज इट कम्प्लीटली ऑफ द टेबल? ये ज़रा क्लियरली अगर आप बता सकें। देखें, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये पेशकश की और कहा कि बिल्कुल मैं स्पीकर साहब के आपके चैम्बर में इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद
जो है इनके साथ बैठ जाऊंगा। अगर नेशनल यूनिटी की खातिर और नेशनल यूनिटी को आगे हमने लेके चलना है और पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए हमें साथ चलना है इस तमाम तर मामले में, तो फिर एक दफ़ा उन्होंने पेशकश कर दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसको मैं समझता हूँ मेरी मुताबिक, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद भी मौजूद था, बड़ा वेल रिसीव किया गया पीटीआई की तरफ से, विच वॉज एक्चुअली लिटिल बिट एस्टॉनिशिंग फॉर मी टू से द लीस्ट, बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जो पोलराइजेशन का माहौल रहा है उसके बाद जो है शायद, क्योंकि हम बैठे भी एक दफ़ा पहले, 4 नशिस्तें भी हुई, 3 हुई, चौथी में ये नहीं आए, बट बरकैफ ये कहीं और बात करना चाहते थे। हम इनको बार बार यही कह रहे थे कि सियासी जमातों से बात करें, सियासी इश्यूज़ को वहाँ पे हल करें, वहाँ पे डिस्कस करें। अच्छी बात है कि इन्होंने कुछ तो रजामंदी शो की है और कुछ तो विलिंगनेस सामने आई है पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई ने कहा कि बिल्कुल जी हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये डिमांड रख देना या ये एक प्री कंडीशन रख देना, मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर ऐसी ही बात थी जब हम बैठे थे तमाम तर मामले के ऊपर, तो हमने तो नहीं कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को जो है आप लेके आएँ तभी हम बात करेंगे। हमने तो ऐसी प्री कंडीशन कोई नहीं रखी थी। हम तो इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, हाँ कंसल्टेशन करनी है आप बिल्कुल जाएं, हम बिल्कुल कंसल्टेशन आप करें अपनी लीडर के साथ। आपके पास बैरिस्टर साहब उनके भाई थे ना, नवाज शरीफ साहब के भाई थे जो कि उनकी जगह पर बात कर रहे थे। देखिए हम लीडरशिप नहीं वो भी वो देखे ना, उन्होंने भी तो कितना अरसा जेल में गुजारा ना, ये भी तो देखे ना कम से कम कि उनको भी तो पाबंदी से लासत रखा गया। सही है, लेकिन मुलाकातें होती थी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान से मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही, उनके सेक्रेटरी जनरल पार्टी के हों या बहनें हों, अलीमा खान बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। अच्छा फैसल साहब, क्विकली आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उन्होंने 1952 का जो सारा कानून था उसको बहाल कर दिया है। राइट्स ऑफ प्रिजनर्स किस तरह से इम्पैक्ट होंगे इस फैसले से? नहीं देखिए, इसमें जो प्रिजनर्स हैं उसमें तो राइट ऑफ अपील की उन्होंने डायरेक्शन दी है, और उनको जितनी जल्दी राइट ऑफ अपील, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का ये मामला ने तो सजेशन दिया था, लेकिन ओवरऑल किसी भी महजब माशरे में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स की इजाज़त नहीं दी जाती। पाकिस्तान में भी कवानीन मौजूद हैं और आम अदालतों के ऊपर ही अदम एतमाद का इजहार होता है। ये जो वो शिक जो है बहाल की गई है 1952 में आर्मी एक्ट की जो बहाली है, वो अब आर्टिकल 10A के इंसर्शन के बाद, जहाँ पे राइट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है वो फंडामेंटल राइट है, और वो उससे पहले भी था लेकिन अब तो वो आइन का हिस्सा है। तो अदालत का आज जो फैसला आया है वो अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ आइन और जमहूरियत की भी नफ़ी है, बुनियादी हकूक़ की भी नफ़ी है, और सियासी अखलाकियात की, कानूनी अखलाकियात की भी नफ़ी है। अगर आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का इजाज़त देंगे तो फिर आप यू आर टेकिंग पाकिस्तान बैक टू द मिड एजेस, तो डार्क एजेस में। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐसा फैसला दिया जिससे उनके वकार में इजाफा नहीं हो। वकार में इजाफा नहीं हुआ। बैरिस्टर साहब बिल्कुल बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब आपका टेक मैं क्विकली लेना चाहूंगी 30 सेकंड्स में, कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकार में इजाफा नहीं हुआ इस फैसले से और ये इंसानी बुनियादी हुकूक वर्जी है। नहीं देखिए, मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। उसमें देखें कि एक तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में बहाल किया, और उसमें शॉर्ट ऑर्डर में अगर आप देखें तो जाहिर बात है शॉर्ट ऑर्डर में क्या कहा गया, ड्यू प्रोसेस, राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A को उसके तमाम तर तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखा गया है। ऑलरेडी एक अपील का एवेन्यू मौजूद है आर्मी एक्ट के अंदर, और उसके साथ ओवर एंड अबव जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, उन्होंने कहा अगर आप इसको पार्लियामान भेजना चाहते हैं तो उसको सीरियसली वो कंसिडर होगा, और ये इसके ऊपर कि कितना उसका जो है वो पैरामीटर होना चाहिए, किन केसेस पे होना चाहिए। एक राइट ऑफ अपील जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भी दिया जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, कम से कम आई थिंक कि कानून और आइन की आज जो है वो पासदारी की गई है और उसकी जीत हुई है, बजाय इसके को इसको नेगेटिवली या पेसिमिस्टिकली लिया जाए और कहा जाए कि शायद ये दोबारा जो है उस हवाले से होगा। लेकिन नहीं, उसमें एक दरवाज़ा खोला गया है हाई कोर्ट की अपील्स के फोरम के हवाले से, वो बहुत अहम है। उसके हवाले से बात करें, जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तो फिर जाहिर बात है कि उसको उस हवाले से देखा जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, दोनों का मौक़िफ़ आपने सुना। ऐसा लग नहीं रहा कि पीटीआई जो है वो अपने मुतालबे से पीछे हटेगी, जो कि उनका मुतालबा है कि इमरान खान की रिहाई हो या पैरोल पर उनको बाहर लाया जाए और उनकी लीडरशिप में जो है वो उनकी पार्टी जो है फैसले करे या जो भी मामला है। और ख़ास तौर पर APC
की अटेंडेंस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई APC बुलवाइए और इमरान खान को पैरोल पर बाहर लाइए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि PTI इस मुतालबे से पीछे हटेगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने जो रवैया है उससे पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही, उनको पैरोल पर रिहाई करने का कोई ऐसा इम्कान मौजूद नहीं नज़र आ रहा जब हम हुकूमती तर्जुमानों की बात सुनते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में गुज़िश्ता शब होने वाले भारतीय हमले और उसके जवाब में पाकिस्तान के भरपूर रद्द-ए-अमल का दिफाई अंदाज से तज्जिया करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस अहम सवाल पर भी गौर करेंगे कि ताज़ा तरीन भारतीय हमले के बाद अब हमें खित्ते में अपनी डेटरेंस कायम करने के लिए मजीद क्या करना होगा, क्योंकि अब ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा कि भारत कभी जहाज़ों या मिसाइल्स के जरिए हमले करता रहेगा और हम सिर्फ अपने दिफा में उसका जवाब देते रहेंगे। इस अहम और चुभते सवाल के साथ जुड़े दीगर भी जो दिफाई पहलू हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं और साबिक निगरान सूबाई वजीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो अपनी पाक अफवाज के लिए अगर आपका कोई पैगाम है तो यहाँ से दे दें हमारे प्लेटफॉर्म से। आई थिंक सबसे बड़ी कि पूरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुबारकबाद के इत्तेहाद मुस्तहिक हैं एंड वी मस्ट कॉन्ग्रेट चीफ ऑफ मिनिस्टर जनाब से उन्हें जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तान का ड्रेस हो या टिल्ला रेंज में जाके जिस तरीके से उनसे बात की और जो वहाँ पर ट्रुप्स का बलबला था, जज्बा था, जो उन्होंने नारे लगाए, आई थिंक हार्ट टचिंग। And this all credit goes to Chief Army Staff. I'm sure under his able command, Pakistan can get a lot of laurels for us. बिल्कुल सही। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इंडिया ने अपना हमला किया, उसने जो जिस अंदाज में करना था बुज़दिलाना अंदाज में वो उसने कर दिखाया और उसके बाद हमने भी जाहिर है जवाबी कार्रवाई की, हमने भी उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया। मिलिट्री वॉर असेसमेंट आपकी क्या बताती है हमें कि क्या ये वन ऑफ किस्म का इंसिडेंट था या ये अगले 24 से 48 घंटे भी फैसला कुन साबित हो सकते हैं? सिफा बात यह है, देखें पाकिस्तान ने बार बार इंडिया को कहा था, हमने भी अपने टेलीविजन यही कहा था शो में कि डोंट डू एनी मिस एडवेंचर, वी आर रेडी। हमने तमाम कॉन्टिजेंसी प्लान किए हुए हैं, टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, वी नो कौन सी एक्शन आपके एक्शन के ऊपर हमने कौन सा रिएक्शन दिया और आपका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, सारा प्लान किया हुआ था। लेकिन ये इतना स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर है और ये जो अखंड भारत के 4 का टोला है जो इसको लेके एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं जो सिर्फ हिंदू स्टेट चाहते हैं, इसमें इवन लोअर कास्ट को भी ये नहीं उनको मानते, इसने मिस एडवेंचर खुद किया, खुद प्लान किया और आनी बड़ी मुंह भी काला किया और चोर की चोरी भी पकड़ी गई। अब उसको कवर अप करने के लिए इसने ये दोबारा पाकिस्तान में फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसमें भी इतने इसका मुंह काला हुआ है, इतने इसके मुंह पर थप्पड़ पड़े हैं कि अगर इसको शर्म हो तो गंगा में जाकर डूब के मर जाए। 5 जहाज इसने अपने मरवा लिए, 3 राइफल, 1 बिलियन डॉलर के 3 जहाज इसने जमीन बोझ कर लिए। और ज्यादा मुझे उस वक्त 2019 में क्या कहता है, काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट का हर्कत कर देता। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस दफा उनका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेक आया है इन सारे मामलों पर। उन्होंने कहा हमारे 3 जहाजों में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जो उस वक्त आसमान में गश्त कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो हमारे तीनों जहाजों में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। इसको मेरा ख्याल है CNN BBC वगैरह की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया। मैं तो उनकी सहाफत पे भी हैरान थी कि उनमें से किसी ने ये सवाल नहीं उठाया उनसे कि भाई एक ही वक्त में एक ही दिन में 3 जहाजों में टेक्निकल फॉल्ट कैसे आ गया, या तो फिर तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कराओ फिर उसके बाद जंग लड़ना। इनको ये नहीं पता टेक्निकल फॉल्ट, इनकी जैमिंग हुई थी और ये श्रीनगर में जहाज उतार के लेके तो दोबारा फिर आए थे। हमारे पास ये चाइना ने हमें जो ये PL-15 जहाज जो मिसाइल दिए हैं, ये JF-17 थंडर्स में और ब्लॉक 3 में ये फिट होते हैं। इनकी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है ना वो 300 किलोमीटर है, राफेल की 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। आप फाइंड द डिफरेंस। हमारे में जो राडार लेटेस्ट हमें मिले हुए हैं वो ये टेक ऑफ करते हैं तो वी नो ये कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वहाँ से हमको जब इनको हिट होता है वो राडार पिक कर लेता है और वो छुप ही नहीं सकता क्योंकि वो राडार से आउट होता है और ये स्क्रीन से और उसके बाद राडार को पिक कर लेता है जब जाके गिरता है। सो दे इज अ कंफर्म। 3 तो ये खुद मान गए, 2 और एक दूसरे मानी। जैसे याद है आपको F-16 हमारा इन्होंने गिरा दिया था, उसके बाद पता चले वो MiG-21 के पार्ट्स दुनिया को दिखाते उनके अपने एजेंट पकड़ लिया। सो बिल्कुल सही है। बात ये है कि इन्होंने हमारे एयर स्पेस वायलेट की, इंटरनेशनल भी और इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने किया। इसका मतलब ये है कि नो वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट।
हमने तो अभी अपने डिफेंस में किया ना, इनके जहाज गिरा दिए, ब्रिगेड क्वार्टर 2 तबाह कर दिए, इनकी पोस्टें तबाह कर दी, वाइट झंडे खड़े कर दिए, हाथ जो माफी मांगनी शुरू कर दी है, ये सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन इन्होंने हमारे मासूम शहरी शहीद किए हैं, इनोसेंट, और बिल्कुल जो पॉपुलेशन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका दे आर अकाउंटेबल। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो कहा था रिटेलिएट करेंगे, मेरा तो ख्याल है कि 1-2 दिन में जरूर रिटेलिएशन होनी चाहिए, वो इनको सबक दें ताकि आइंदा के लिए ये कभी इनिशिएट ना करें। अच्छा, मैं ये सवाल बिल्कुल मैं ये आपसे पूछने लगी थी कि डिटेरेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो हम हमेशा, जाहिर है हमारी एक नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी रही है, या हम ये कहते हैं कि भाई हम वॉर मॉन्गरिंग किस्म का नेशन नहीं है, हम खामखा जानी नुकसान, इनोसेंट लाइव्स का नुकसान हम भी नहीं करना चाहते और आप भी ना कीजिए। लेकिन हमने देखा है कि हर दफ़ा वो कभी जहाज़ से तो कभी मिसाइल से वो हमले करते हैं और हम उनको जवाब तो दे देते हैं उसी वक्त, हम इंटरसेप्ट कर लें या उनके तैयारे मार गिराएं या ड्रोन्स मार गिराएं, वो तो बात हमने कर ही ली। लेकिन हमारी डिटरेंस क्या है कि उसको अब इस चीज़ से रोका जाए कि आने वाले वक्तों में अब दोबारा ये काम वो कर ना सके। आपकी क्या राय है कि ऐसा हमें अब क्या नया डिटरेंस पैराडाइम बनाने की ज़रूरत है? कैसे इस चीज़ को हम अचीव करें कि वो दोबारा इस किस्म की कोई चीज़ करे ना? चीफ आमिर साहब ने बड़ी क्लियर दी है, इसने बात की थी, अगर आपको याद हो, कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, नंबर 1। अगर आप इनिशिएट करेंगे तो एंड हम करेंगे। तो अभी एंड तो नहीं हुआ ना, अभी एंड फिर हम करके दिखाएंगे आप। लेकिन वो सफेद झंडा तो लहरा गए हैं ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने तो कह दिया कि शुरू भी हम करेंगे। हाँ, वो तो पोस्टों पे लहरा रहे हैं ना कि हमें जान वक्त, तो 7 वाली पोस्टें उड़ रही हैं, तो वो कह रहे हैं हमें छोड़ दो वक्त। तो खुद अपने कई इनके फौजी छोड़ के पोस्टें भाग गए हैं, कई अरेस्ट भी हो गई इनके। इसलिए नाउ बी एन ऑप्शन, हमने सारे टारगेट वर्कआउट किए हैं एंड वी आर गोइंग टू टीच देम लेसन दिस टाइम। मैं आई डोंट नो कि ये कब करेंगे, बट मैं नोइंग चीफ आर्मी स्टाफ, अग्रेसिव, प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट एंड इंस्पायरिंग लीडर, आई थिंक इस कॉन्टेस्ट में हम देखें तो ये मेरे ख्याल में इस दफा तैयार बैठे हैं ये नरेंद्र मोदी को और इनकी आर्मी को एक लेसन सिखाने के लिए कि आइंदा नेवर लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, अदरवाइज हम आपकी जिस नज़रों से देखेंगे वो आपकी आंखें निकाल के साथ रख देंगे और आपको समझ आ जाएगा इस दफ़ा। आई थिंक दिस इज लेसन दे लर्न, और इस दफ़ा इनके ये होना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, कैन वी रेप्लिकेट द इंडियन मोडस ऑपरेंडाई, जिस तरह से उन्होंने मिसाइल हमले किए उसी किस्म का हमें भी करना चाहिए या हमें कोई और तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? क्या आपकी जो असेसमेंट है वो कहती है, आपको क्या लगता है क्या किस तरह से होना चाहिए हमारी तरफ से ताकि डिटरेंस कायम हो? हम इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी गए हैं, हमने इनकी पोस्टें उड़ाई हैं, इनकी लोगों को डायरेक्ट इनके बंकर बस्टिंग की है। यही हम मोस्ट लाइकली करेंगे क्योंकि इनको इसी कॉइन में देने की जरूरत है। हम कैजुअल्टी सिविलियन नहीं करते हैं, हमारे कश्मीरी भाई यहाँ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वो चीज तो जो हमने की है ब्रिगेडियर साहब, वो तो जो हमने किया है वो तो हमने उसके रद्द-ए-अमल में या रिएक्शन में, रिटेलिएशन में किया है ना। अगर हम अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं तो फिर उनके अटैक को तो मद्देनजर यहाँ तक रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे डाउनटाउन एरियाज में इस मरतबा, मतलब वो LOC कोई मोर्चे या उस तरह की कार्रवाई नहीं थी जो रूटीन में वो करते। वो मुरीद के तक आना, यानी कि बिल्कुल लाहौर के, पाकिस्तान के दिल तक ये सारी कार्रवाई, इससे क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी वैसे, कि ये जो अनयूजुअल किस्म का ये अटैक था, ये वो बताना क्या चाह रहे थे हमें, और अब इसके जवाब में फिर हमें LOC से आगे जाके उनके डाउनटाउन एरियाज को टारगेट करना चाहिए। देखिए, ये इसका मतलब ये है कि हम भी अब इंटरनेशनल बॉर्डर में जा सकते हैं, हम वहां पर जाकर अटैक कर सकते हैं। हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कहाँ पर इनके रॉकेट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ पर ये BLA को ट्रेनिंग देते हैं, और हमने ईयर मार्क किए होंगे। हम श्योर उन जगहों पर जाएंगे, और हम जब जाएंगे सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ जाएंगे, और वहाँ पर आपको नजर भी आएगा इफेक्ट होता हुआ। क्योंकि आज हम श्योर के DGI ये तमाम जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेकर गए होंगे, जगह दिखाई भी होंगी जहाँ पर सिविलियन बच्चे, लड़कियाँ, औरतें शहीद हुई हैं, जख्मी हुए हैं। लेकिन वी विल गो फॉर द सॉलिड थिंग। और सेकंड, वी कैन इवन गो, जो इन्होंने हमारे आप नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक किया है, मीन्स वी कैन ऑल्सो टू बगलियार की तरफ हमने टारगेट वो भी सारे किए हैं। वी हैव वर्कड आउट ऑल इवेंट्स ऑन इट। तो ये इंशाल्लाह इस पर डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इनको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया, हमने क्या कहा था कि हम एंड करेंगे, और आप अब ये खुद भागते फिर हैं, कभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कह रहे हैं, कभी किसी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात कराएं।
अब लेट्स स्टॉप इट, लेट्स नॉट डू इट। क्योंकि ये जो अपनी पब्लिक को पागल बनाना चाहते थे, उन्होंने वो उससे ज्यादा इनका मुंह काला हो गया। 5 जहाज भी गिरा लिए, अपना कितने अपने बंकर तबाह कर दिए, ब्रिगेड का नुकसान कर दिए, कई इंक्रीज करवा लिए। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज हमने देखी थी जब ये अटैक नहीं हुआ था और जब वो सिर्फ धमकियां लगाने तक ही बात कर रहे थे या वॉर मॉन्गरिंग कर रहे थे उनके मीडिया पे, उनके प्राइम मिनिस्टर या जो भी हैं सारे लोग, तो उनको मुतअद्दिद इंटरनेशनल जगहों से कॉल्स आई। यूएन के एंटोनियो गुतरेस ने उनको कहा कि भाई आप कोई एडवेंचर ना करना। अमेरिका ने उनको कहा कि भाई सिचुएशन एस्केलेट ना करें। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने उनके जयशंकर को फ़ोन करके कहा कि भाई ये आप लोग बड़े रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनल बातों को कान पे जू ही नहीं धरी। मतलब कि वो इस कदर दीदा दलेरी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भारत ने उनको भी जवाब दे दिया कि भाई मेरे मामले में पढ़ो मत? नहीं, बेसिकली शिफा बात यह है कि ये वॉर हिस्टेरिया इतना हाई पिच पे ले गया था। इनकी जो मीडिया था उन्होंने, आपने देखा कि वो जी ऐसे बोल रहे थे जैसे कल लड़ाई हो जाएगी, पाकिस्तान जो है ना वो ये गजा की तरह की स्टेट है, आएंगे बड़े मजे से सबको मारेंगे, कोई वेपन एमुनिशन नहीं, कोई रिटेलिएशन नहीं होंगे और हम मर्जी दंगा से वापस चले जाएंगे। ये इनकी गलत फहमी है। ये नरेंद्र मोदी को ये पता नहीं है कि इनका किस कौम से ये पाला पड़ा है। हमारे पास देखें, हमारे पायलट्स, हमारी मुसल्लह फौज, दे आर ऑल बैटल हार्डन, दे आर फुली ट्रेन्ड। ये उसके बाद प्रोफेशनली दे आर वेरी साउंड। हर रेजिमेंट हमारी 3 दिन 4 दफा बैटलफील्ड एरिया में जा चुकी है टेरर से लड़ने के लिए। एयरफोर्स भी वहाँ पर ऑपरेट करती रही है, इसलिए इनका बहुत तजर्बा है। सेकंड सबसे बड़ी बात है जो हिंदू में और हमारे में नहीं है कि हमारे पास जज्बा ईमानी भी है, हमें शहादत का शौक भी है, जो इनके पास नहीं है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है जिसकी वजह से ये इन्होंने ये समझा कि हम जाएंगे, ये हर दफा जैसे करते हैं हम मामूली सा लीग पर रिस्पॉन्स देंगे और कुछ नहीं होगा। तो अभी तो हमने तहैया किया हुआ और किया हुआ है कि हम अब इस दफा इनको करके दिखाएंगे ताकि आइंदा की तरफ ये कभी पाकिस्तान की तरफ महलियाँ चला देखते गए। अगर देखेंगे तो वही आंखें इनके निकाल के इनके हाथ में पकड़ाएंगे और ये नरेंद्र मोदी को जूतों खार इनकी पब्लिक बनाएगी और इसको जो चाय वाला जो है ना, ये गुजरात के रेलवे स्टेशन में जाके कोका लगा के वहाँ चाय बेचेगा। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब अगर डी एस्केलेशन की हम बात करें, हमें पता है कि वॉर कोई भी आइडियल सिनेरियो नहीं होता। जाहिर है ना हम कोई वॉर हिस्टेरिया के कायल हैं और ना ही हम उस किस्म का कोई नेशन है कि जहाँ पर हम चाह रहे हो या हमें किसी भी मज़हब या किसी भी ज़ात पात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की मौत का कोई खुशी होती हो। अब ये डी एस्केलेशन की सिचुएशन में पहल कौन करेगा? क्या हम अपना जवाब दे के और जिसको कहते हैं कि अपनी तरफ से वॉर की क्लोजिंग करेंगे और फिर उसके बाद डी एस्केलेशन का सारा मामला होगा? यानी कि या जिसने हमला किया वो करेगा डी एस्केलेट, या जिसने जवाब दिया वो करेगा? देखें, इन्होंने स्टार्ट किया, अब हमारी बारी है, हमने रिटेलिएट करना। वी वांट टू टेल यू अ लेसन कि आइंदा पाकिस्तान पर कभी ना देखे। दिस व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है। इसके बाद इट डिपेंड ऑन इंडियंस। अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो हम उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट इज़ द टाइम कि मुल्कों को चाहिए कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान में ज़्यादा एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई बढ़ती है तो डायनामिक्स ऑफ वॉर नोबडी नोज के कहाँ जाते हैं। ऐसा ही है। दैट इज़ वेरी डेंजरस। हम पहले ही बल्कि चाहिए था कि ये अमेरिकन को, यूरोपियन यूनियन को पहले ही मेडिएट करते, इंडिया को समझाते कि देखो तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, तुमने स्टेट ड्रामा किया है, पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व, तो बेटर कीप क्वाइट। नाउ इज द टाइम। अगर हम जो रिटेलिएट करते, ये बंदा अगर इंडियन करता है तो हम बी वेरी क्लियर, इंडियन हैज टू स्टॉप, पाकिस्तान विल नॉट स्टॉप। आपको एक दफा कहना पड़ेगा, बल्कि वी शुड से कि ना इंडियन अपनी इंक्वायरी करे और हमें साथ बताएं। ठीक है। अच्छा, और ब्रिगेडियर साहब फाइनली क्विकली ये भी बताइए कि अगर आपने कहा ना कि अब हमारी बारी है जवाब देने की, अगर वो दुनिया से हमें कॉलें करवा दे और वो रशिया से और अमेरिका से और अब इस मरतबा खुसूसी कॉलें हमें करवा दे, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर ले जाएंगे? नहीं, देखें, फिर उस सूरत में देर कैन बी वन पॉसिबिलिटी कि जी इंडिया कहे हमने जो वाटर इंडस्ट्री को रोका था, वी आर ओपनिंग द वाटर, नंबर 1। नंबर 2 कि हम माजरत करते ही सॉरी करें पाकिस्तान जी कि हमने ये वहाँ पर हमने इंक्वायरी कर ली है, पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व, देन वी विल लीव इट। अदरवाइज आई थिंक वी हैव टू एक दफा को मदद चुकाने की बात है, उसके बाद जो मर्जी निगोशिएशन हो, ताकि जो हमारी भड़ास है ना, पूरी कौम तैयार है। इन्होंने हमारी 24 करोड़ अवाम को फौज के साथ खड़ा कर दिया, एंड एज ए नेशन
वी आर रेडी टू स्टॉप एनी इंडियन अग्रेशन, और ये हमने करके दिखाया और अभी करके जाने वाले हैं अगर इंडिया को समझ नहीं आती। आई एम सर्टन, बट ऑफ कोर्स ये कमांडर चीफ आर्मी साहब की मर्जी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइज कर दिए। नो, लेट्स सी कि वो हर देखेंगे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम अगर करते हैं देन व्हाट कैन इंडिया कैन डू एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल द थिंग। तो ये काफ़ी चीज़ें अब डिस्कशन हो रही है ऑप्स रूम में। आई एम श्योर दे मस्ट स्पेंडिंग ऑल नाइट्स ओवर देयर टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जिसमें पाकिस्तान कॉमोडेट नेशन में सुरखरू हो सके। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और जाते जाते हम यही दोबारा से एक मरतबा रिएटरेट करेंगे कि भाई जंग शुरू करने का फैसला तो यकीनी तौर पर आपका है, लेकिन फिर ख़त्म करने की बारी जो है वो हमारे पास है। वो फैसला हमारे पास लाई करता है कि हमने फिर किस तरह से और कब तक ख़त्म करनी है। लेकिन उसमें एक नुकसान है कि चीज़ें फिर किस तरह से एक्सकेलेट होती हैं और आप अगर उसका फिर दोबारा से जवाब देते हैं तो फिर वो चीज़ दोबारा हम उसका जवाब देंगे और ये एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ ना चली जाए, इस चीज़ का ज़रूर खदशा रहता है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है और किस तरह से ये सिचुएशन काम डाउन होती है, डिफ्यूज़ होती है या मज़ीद एस्केलेट होती है, ये बहरहाल देखना पड़ेगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।